नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। अजीत पवार के प्लेन में आखिरी समय पर क्या हुआ था, यह हादसा है या साजिश, तस्वीरों में क्या दिख गया है, आज आपको दिखाऊंगा। प्लेन क्रैश के बाद बैक टू बैक धमाके, ममता, अखिलेश, कांग्रेस ने मोदी विरोध में क्या गजब कर दिया, आज आपको देखना चाहिए। अजीत पवार प्लेन क्रैश पर वो डिटेल, वो तस्वीरें, वो पूरी कहानी और पिक्चर क्लियर कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लाया हूं, जिसको देखने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही पीएम मोदी की मेगा डील के 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ कि ट्रंप की छीछालेदर हो गई। यूरोपीय यूनियन के बाद अब कनाडा मोदी रुकने को तैयार नहीं, ट्रंप के टैरिफ का भूत बना दिया है क्या। इसके अलावा बात होगी यूजीसी नियमों की, जिस पर बवाल की बात पीएम मोदी तक पहुंच गई है। तो आखिर उसके बाद क्या हुआ, राहुल, ममता, अखिलेश कहां गायब हो गए। बागेश्वर बाबा ने यूजीसी के सवर्ण विरोधी नियमों की पर्ची खोल दी। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा क्या। बीजेपी के अंदर बगावत, 1 फरवरी को भारत बंद, यूजीसी विरोध की आग, बंगाल यूपी में ममता अखिलेश को देगी फायदा क्या। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। ट्रेन के हर कोच पर एक ट्रेन नंबर लिखा होता है, यह आपको पता है, लेकिन उसके बगल में ऐसा एक नंबर भी लिखा होता है जो ट्रेन नंबर नहीं होता, लेकिन हर कोच पे लिखा होता है, हर बोगी पे लिखा होता है। यह नंबर क्या होता है, सोचे हैं कभी? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। यह सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा और 2 चरणों में विभाजित होगा। आज की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ज्वाइंट सेशन के संबोधन से हुई। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था को स्थायी बना रही है। विकसित भारत की तरफ हमारा सफर तेजी से बढ़ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 11 दिनों बाद अपना धरना खत्म कर दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज माघ मेले में संगम स्नान किए बिना वाराणसी आश्रम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने सीएम योगी और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सरकारी रेवड़ी बांटकर उन्हें फंसाना चाहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रशांत कुमार के भाई ने आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी ली थी और इस मामले की जांच पहले से ही चल रही। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो फेमस टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग का है, जिसमें पहाड़ों से भयंकर एवलांच नीचे की तरफ आता दिख रहा है। कुछ ही सेकंड में बर्फ के गुबार ने इलाके के कई होटल्स को अपनी चपेट में ले लिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि इमरान खान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। जेल में बंद इमरान खान की आंख में गंभीर ब्लॉकेज है। पीटीआई ने इमरान खान को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। वहीं इमरान के परिवार ने जेल प्रशासन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अरिजीत सिंह अब फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे। सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए अरिजीत सिंह ने कहा कि सफर शानदार रहा, भगवान ने बहुत दया की। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। अजीत पवार के प्लेन में आखिरी समय में क्या हो गया, हादसा या साजिश, तस्वीरों में क्या दिख गया। प्लेन क्रैश के बाद बैक टू बैक धमाके, ममता, अखिलेश, कांग्रेस ने मोदी विरोध में क्या गजब कर दिया। अजीत पवार प्लेन क्रैश पर वो डिटेल, वो ग्राउंड रिपोर्ट, वो तस्वीरें जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगी। सबसे पहले उसका चैप्टर। प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन ने देश की राजनीति को आज हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉक्ड हैं, अमित शाह शॉक्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद बारामती जाने वाले हैं, जहां पवार परिवार से वो मिलेंगे। अजीत पवार के चाचा शरद पवार से आज पीएम मोदी ने खुद फोन पर बात की। शरद पवार के परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा, जो किसी ने सोचा नहीं था। आज वो हो गया जो मतलब लोगों के कल्पना से परे, कि भाई अचानक से एकदम से खबर आई कि अजीत पवार जो है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी पहचान थे, डिप्टी सीएम थे, अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। आज अजीत पवार के साथ जो हादसा हुआ उसमें कुछ भी नहीं बचा। प्लेन क्रैश से ऐसा भीषण धमाका हुआ जैसे कोई बॉम्ब गिरा। प्लेन क्रैश से आग का गोला निकला और उसी आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया।
अजीत पवार इसी प्लेन में बैठे हुए थे जिसका आप मलबा देख रहे हैं, मतलब परखच्चे उड़ गए हैं प्लेन। अजीत पवार की पहचान भी हुई तो उस घड़ी से जो घड़ी वो पहनते थे। बाकी जिस जगह पर हादसा हुआ वो जगह आप देख लीजिए, पूरा प्लेन जलकर खाक है। सिर्फ पीछे का कुछ हिस्सा बचा है जिसे प्लेन की टेल कहते हैं, बाकी कुछ बचा ही नहीं। कह तो रहा हूं कि अजीत पवार के हाथ की घड़ी देखकर पहचाना जा सका कि अरे ये तो अजीत दादा है। अजीत पवार के बारे में जैसे ही ये खबर आई, हर तरफ हलबली मची। शरद पवार का पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। शरद पवार के परिवार में ये अजीत पवार ही थे जिन्हें शरद पवार की तरह सियासी समीकरण साधने में माहिर माना जाता था। अजीत पवार ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी की ताकत समझकर एनडीए में आना तय किया था, और वो भी अपने चाचा शरद पवार से लड़कर। अजीत पवार की यह समझ सही साबित हुई जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता और इसके बाद महाराष्ट्र जीतकर सरकार बनाई जिसमें अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन जितना शॉकिंग है, उतना ही शॉकिंग है इंडी गठबंधन की पॉलिटिक्स, जिसे अजीत पवार के प्लेन क्रैश के पीछे साजिश दिखने लगी है। मतलब अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और इंडी गठबंधन इसमें साजिश का एंगल ले आया है नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में। अजीत पवार के प्लेन क्रैश को 6 घंटे भी नहीं बीते थे, उससे पहले इंडी गठबंधन प्लेन क्रैश में साजिश की थ्योरी ले आया। ममता बनर्जी को अजीत पवार के प्लेन क्रैश में सियासी साजिश नजर आ रही है। ममता बनर्जी शक जता रही है कि मोदी सरकार हादसे की सही जांच नहीं करवाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जांच करवाए। इसी तरह अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के नेता भी हादसे के पीछे साजिश का एंगल ढूंढने लगे। आज पाठशाला में इस प्लेन क्रैश की पूरी पड़ताल करेंगे। ममता से लेकर अखिलेश के साजिश के आरोपों का सच क्या है आपको बताएंगे। एक एक तस्वीर, एक एक फुटेज, ग्राउंड रिपोर्ट, ऐसी जानकारियां जो आपको पूरा सच सामने लाकर रख देंगी, वो आपके लिए लेकर आया हूं। कैसे ये प्लेन अचानक से गोला बन गया, ऐसे सीधा चलता हुआ प्लेन ऐसे एकदम से अचानक से टेढ़ा कैसे हो गया, ये सब कुछ आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। आठ 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही खत्म हो गए। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। जिस वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त की पहले आप तस्वीरें देखिए। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन में आग लग गई, प्लेन जल रहा था और आसपास के इलाके के जो लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने जो वीडियो बनाए उनमें दिख रहा है कि आग की ये तस्वीरें बहुत भयावह थी। अजीत पवार दरअसल आज सुबह मुंबई से बारामती आ रहे थे। सुबह 8:10 पर वो मुंबई से निकले। मुंबई से बारामती की 35 मिनट की फ्लाइट थी। 8:18 तक उनका प्लेन बारामती के अंदर इंटर कर चुका था। 8:43 पर उनके प्लेन को लैंडिंग की क्लियरेंस मिली। लेकिन उसके बाद फिर हादसे की खबर आ गई। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें दूर से प्लेन में हुए धमाके की तस्वीरें दिखती हैं। ये आप तस्वीर देखिए, वो दुकान है और दुकान के पीछे ये जो आप धमाके का गुबार देख रहे हैं, जो आग का गोला देख रहे हैं, आप उसी से अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह यह हादसा था। और ऊंचाई देखिए, कितनी ऊंचाई तक आग गई है। जिस बारामती में अजीत पवार का यह प्लेन क्रैश हुआ, वो बारामती शरद पवार और अजीत पवार के परिवार का गढ़ है। अजीत पवार बारामती में जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। अजीत पवार के साथ प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे। बारामती में जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ, उस जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। बारामती में रनवे के पास प्लेन क्रैश हो गया और हादसे में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया।
हादसा इतना भीषण था कि सिर्फ प्लेन का पिछला हिस्सा, जिसे टेल कहते हैं, वो बचा, बाकी सब जलकर एकदम तहस नहस हो गए। अजीत पवार के साथ प्लेन में जो 4 लोग जा रहे थे, उनमें उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदिप जाधव थे। विदिप जाधव मुंबई पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के सदस्य थे। प्लेन में 2 पायलट थे, कैप्टन सुमित कुमार और कैप्टन शांभवी पाठक। इसके साथ ही प्लेन में अटेंडेंट के तौर पर पिंकी मौजूद थी। अजीत पवार के साथ इनमें से कोई भी इस प्लेन क्रैश में नहीं बच पाया। भाई, जिस तरह की तस्वीर है, किसी के बचने की कोई चांस ही नहीं। अजीत पवार के साथ जो लोग इस प्लेन में थे, उनमें 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक भी थी, जिसका करियर तो अभी अभी शुरू हुआ था। शांभवी पाठक उन महिला पायलट्स में थी जो कॉर्पोरेट और चार्टर एविएशन में अपनी पहचान बना रही थी। शांभवी भी नहीं बची। आप सोचिए, जिस वक्त महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खो दिया, जिस वक्त एक परिवार ने अपनी पायलट बेटी को खो दिया, जिस वक्त 5 परिवार शोक में डूबे हुए हैं, अजीत पवार के निधन के साथ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उनके बारामती में समर्थक जुट रहे हैं, उस वक्त इंडी गठबंधन इस प्लेन क्रैश पर साजिश का एंगल लेकर आ गया नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि अजीत पवार तो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे, ऐसे में हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो तो यहां तक बोल गई कि बाकी एजेंसियों पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि सब बिक गई। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के हां में हां मिलाने में देर नहीं लगाई। एक बार ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को सुनिए, कैसे इनको हादसा होते ही साजिश का एंगल दिखने लगा है, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से लेके आना है इस कहानी में। बाकी मैं सच्चाई आगे बताऊं। I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आप सोचिए बॉस, अभी घटना के 5-6 घंटे भी नहीं हुए थे और ये लोग साजिश का एंगल ले आए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने तो सोशल मीडिया से सुना था कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। तो क्या आप कह रही हैं कि अब बीजेपी ने मरवा दिया है क्या? क्या सवाल पूछ रही हैं आप? क्या दिमाग में लोगों के भरना चाहती? किस बात की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराना चाहती? ये किस स्तर की पॉलिटिक्स है भाई? ममता और अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्लेन क्रैश पर सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा कि जांच होनी चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल एक्सीडेंट कौन सा होता है बॉस? नेचुरली कौन सा एक्सीडेंट होता है? सारे एक्सीडेंट अननेचुरल ही होते हैं, हादसा होते हैं भाई। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि घटना होती है। आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार। तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है। अब क्या है, मोरल लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। इंडी गठबंधन में करीब करीब सभी नेता यह माहौल बनाने में लगे हैं कि प्लेन क्रैश में कोई ना कोई साजिश हो सकती है। लेकिन यह साजिश है, यह हादसा, वहां की तस्वीरें क्या बता रही हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप इंडी वालों को सुन लीजिए कि वहां हर नेता कैसे साजिश का एंगल निकालने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। दूध का दूध, पानी का पानी इंक्वायरी में हो जाएगा।
जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। सुबह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और दिन में इंडी गठबंधन साजिश की रिपोर्ट लेकर आ गया। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है बॉस। लेकिन आप देखिए कि अजीत पवार के प्लेन का जो फ्लाइट डेटा मिला उससे यह पता चल रहा है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ। आप स्क्रीन पर जो लाल रंग का प्लेन देख रहे हैं, यह वो अजीत पवार का प्लेन है। अजीत पवार का प्लेन एक बार रनवे पर उतरने की कोशिश करता है लेकिन प्लेन लैंड नहीं हो पाता। प्लेन फिर आगे एक चक्कर लगाकर दोबारा रनवे की तरफ बढ़ता है, देखिए, और दूसरी कोशिश में प्लेन रनवे के पास क्रैश हो जाता है। इस हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन आसमान में गोल गोल घूम रहा था। वहां मौजूद चश्मदीद ने बताया कि क्रैश होने के बाद प्लेन में 4 से 5 धमाके सुने। एक बार सुनिए चश्मदीद। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। कुछ देर पहले ही अजीत पवार के विमान हादसे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे अजीत पवार का प्लेन सीधे जमीन पर जाकर गिरा और क्रैश हो गया। या आप प्लेन को देखिए, इस फुटेज में ऐसा लग रहा है जैसे विमान जब रनवे की तरफ बढ़ रहा होगा तब वो डिसबैलेंस हो गया। आप इसको बहुत गौर से इस तस्वीर को देखिए। एक बार मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा इसको गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कभी प्लेन को देखा होगा, ये प्लेन जा रहा है और प्लेन लैंडिंग के ठीक पहले बिल्कुल ऐसे हो गया। यूं ऐसे प्लेन जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्लेन ऐसे जा रहा है और अचानक से ये देखिए कैसे प्लेन जो है वो पलट गया। एक बार इसको और जूम करके दिखाइए। इसमें आपको ये पता चलेगा कि, और ये बिल्कुल लैंडिंग के ठीक पहले हुआ है, कि प्लेन जाते जाते ये देखिए सीधा जा रहा है और एकदम से उसने ऐसे टर्न लिया है जैसे मतलब प्लेन पलट गया और उसके बाद आगे जाके विस्फोट होता है और वहां पे जो आग का गोला, ये देखिए यहां पे ऐसे हुआ है और यहां आगे जाके फट गया, क्रैश हो गया। तो यह तस्वीर बताती है कि लैंडिंग के ठीक पहले कुछ तो हुआ, कि ऐसे जाता हुआ प्लेन अचानक से ऐसे हो गया। क्या प्लेन को अचानक से मोड़ने का प्रयास हुआ? क्या यह लग गया कि जहां उतर रहे हैं वहां तो लैंडिंग हो ही नहीं सकती? अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे उसका नाम लियरजेट 45 है। यह एक मिड साइज बिजनेस जेट होता है। यह प्लेन कितना बड़ा होता है, प्लेन में अंदर कितने लोगों के बैठने की जगह होती है, वो भी आपको बताता हूं। इस प्लेन का आप वीडियो देखिए। प्लेन में करीब 8 लोगों के बैठने की जगह होती है। 4-4 सीट के 2 सेक्शन है। प्लेन के पिछले हिस्से में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए जगह होती है। अक्सर नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी तरह के छोटे प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। यह विमान दिल्ली की कंपनी VSR एविएशन, जिसे VSR वेंचर्स भी कहते हैं, ये एक एयर चार्टर कंपनी है जिसका यह प्लेन था। यह कंपनी बिजनेस जेट्स की फ्लीट मैनेज करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। अजीत पवार जिस प्लेन में उड़ान भर रहे थे वो प्लेन करीब 16 साल पुराना था। अजीत पवार के प्लेन के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह प्लेन साल 2010 का है, यानी 16 साल पुराना, जिसमें 2 इंजन लगे थे। यह विमान बिना रुके करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था और इस प्लेन को कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर बनाती है। इस प्लेन की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है। इस हादसे को लेकर जो आधिकारिक जानकारी मिली है वो ये कहती है कि अजीत पवार का प्लेन बारामती में सबसे पहले 8:18 पर दिखा। उस वक्त हवा तेज नहीं चल रही थी और विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी। इसके बाद प्लेन रनवे 11 के पास लैंड करने के लिए दिखा, लेकिन उन्हें रनवे नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने पहली कोशिश के बाद एक चक्कर और लगाया। यानी पायलट से जब पूछा गया कि आपको रनवे दिख रहा है तो उसने कहा नहीं दिख रहा है, तो एक चक्कर और मारे कि तब तक शायद दिखने लगेगा। एक चक्कर लगाने के बाद पायलट ने बताया कि वो रनवे पर उतरने जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपको रनवे दिख रहा है? इस पर पायलट ने कहा कि रनवे अभी नहीं दिख रहा है, जब दिखेगा तो बताएंगे। उसके कुछ देर बाद पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिख रहा है। इसके बाद 8:43 पर उन्हें रनवे पर लैंड करने की परमिशन दी गई, लेकिन उन्हें जो लैंडिंग क्लियरेंस दी गई पायलट की तरफ से उसका जवाब ही नहीं आया।
8:44 पर एटीसी ने रनवे नंबर 11 के पास आग का गोला देखा। यह शुरुआती आधिकारिक जानकारी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हादसे के बारे में दी और उससे यह लग रहा है कि वहां विजिबिलिटी की दिक्कत थी और इसीलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि ऐसे जा रहा प्लेन अचानक से ऐसे हुआ तो क्या लास्ट मिनट पे पायलट को लगा कि अरे ये तो गलत जगह जा रहे हैं, ये लैंडिंग जहां कर रहे हैं वो रनवे है ही नहीं और इसीलिए प्रयास हुआ कि भाई इसको मोड़ दें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि वहां विजिबिलिटी की दिक्कत थी। एक बार उनको सुनिए, फिर हादसे को लेकर एविएशन मिनिस्टर जो कह रहे हैं उससे जुड़ी हुई और क्या जानकारियां सामने आई हैं, रिपोर्ट क्या बता रही है, वो आपको दिखाता हूं। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. यानी शुरुआती जानकारी में विजिबिलिटी का इशू होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जहां हादसा हुआ वो इलाका एक खुला मैदान था, आसपास खेत खलियान थे और सर्दियों में सुबह का वक्त था। ऐसे में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है और यह बात इसलिए भी पुख्ता लग रही है क्योंकि आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया गया कि पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया था कि उन्हें रनवे नहीं दिख रहा है। उन्हें दूसरी कोशिश में भी लैंडिंग पोजीशन के बिल्कुल पास जाकर रनवे दिखना शुरू हुआ था। दूसरी बात यह है कि बारामती का रनवे टेबल टॉप है, यानी कि जमीन से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। अब मैं आपको जरा इस रनवे को करीब से दिखाना चाहता हूं। आप इसको देखेंगे तो आपको और तस्वीर क्लियर होगी। टेबल टॉप रनवे वो होता है जिसके आसपास एक या दोनों सिरे नीचे खाई की ओर होते हैं, जिससे लैंडिंग और मुश्किल हो जाती है। अब अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, ये रनवे है और जो हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ, जो उसका मलबा मिला वो यहां पर मिला है। तो इस रनवे और इस क्रैश की जगह के बीच बहुत कम दूरी है अगर आप देख रहे हैं, और इसलिए भी यह संभावना लग रही है कि क्या पायलट को लगा भाई ये भी काली पट्टी है, इधर भी आप देखिए काली मिट्टी दिख रही है, क्या उसको ऐसा लगा ये देखकर कि यही रनवे है और उसने यहां उतारने की कोशिश की और लास्ट मिनट पे लगा कि अरे गलत है तो मोड़ने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश कर गया। ये एक सवाल है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो शुरुआती जानकारी है, उसको देखकर यह प्रश्न उठ रहा है कि भाई यहां पर आप देखिए ये पूरा काला हिस्सा दिख रहा है जो रनवे जैसा ही लग रहा है, और उस तरफ आप देखिए कि वहां पर रनवे बिल्कुल आसपास दोनों दिखते हैं, और इसलिए यह संभावना जो है वो खड़ी हो रही है कि क्या विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आप बारामती रनवे की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हमारे सहयोगी जब बारामती एयरपोर्ट पर गए तो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट से और क्लियर हुआ कि जहां प्लेन क्रैश हुआ वो जगह रनवे से 100 मीटर भी ढंग से दूर नहीं थी। इसका दूसरा मतलब यह है कि वहां विजिबिलिटी का इशू हो सकता है और तभी प्लेन रनवे के बेहद पास क्रैश हो गया। आपको बारामती एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह रनवे है जहाँ पे सुबह 8:45 पर जो चार्टर प्लेन था अजीत दादा का, वो लैंड होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ से 100 फीट पास में ही एक बड़े गड्ढे में यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। VSR कंपनी का ये प्लेन था। इस चार्टर प्लेन में लगभग 6 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। जब यहाँ पे 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही खत्म हो गए। यानी शुरुआती तौर पर जो चीजें दिख रही हैं, जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बातें बाहर आई, उसमें कहीं से भी कोई साजिश का एंगल नहीं दिख रहा। यहां तक कि मेडे की भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। मेडे वो शब्द है जो कई बार पायलट कहते हैं जब अचानक से कुछ सिस्टम फेलियर हो जाए या कैसी कोई चीज हो जाए, जो कि आपको याद होगा अहमदाबाद वाली घटना में हुआ था। मेडे 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 बोला गया, लेकिन यहां क्या समझने में गलती हुई, विजिबिलिटी का इशू हुआ और इसलिए मेडे बोलने का भी मौका नहीं मिला, या कोई टेक्निकल इशू हुआ, ये ब्लैक बॉक्स से सारी जानकारी बाहर आ जाएगी। अजीत पवार जिस लियरजेट विमान से ट्रैवल कर रहे थे, वैसा ही विमान साल 2023 में हादसे का शिकार हो चुका है।
लियरजेट विमान विशाखापत्तनम से मुंबई जा रहा था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह रनवे से फिसल गया। उस समय विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत यह रही थी कि सभी यात्री और पायलट बच गए थे, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। यह देखिए 2023 की घटना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस हादसे के वक्त भी लो विजिबिलिटी की बात सामने आई थी। सुनिए विमान कंपनी वीआरएस के मालिक वीके सिंह क्या कह रहे हैं। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। बारामती के जिस एयरपोर्ट पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, उसी एयरपोर्ट को अजीत पवार ठीक करने में जुटे थे। करीब 4 महीने पहले अजीत पवार ने बारामती एयरपोर्ट को विकसित करने के निर्देश दिए थे। इसमें एयरपोर्ट पर रात के वक्त लैंडिंग के लिए लाइट की व्यवस्था करने और रडार सिस्टम जैसे दूसरे टेक्निकल सुविधाओं को जल्द से जल्द विकसित करने का निर्देश दिया गया। उस वक्त अजीत पवार ने कहा था कि सरकार सभी छोटे एयरपोर्ट को विकसित करेगी जिससे 24 घंटे उनका इस्तेमाल हो सके। बारामती एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट की तरह फुल्ली कंट्रोल्ड सिस्टम पर नहीं चलता और यहां एयर ट्रैफिक की जानकारी बारामती के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दी जाती है। बारामती एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS नहीं है, इसलिए पायलट्स को लैंडिंग के लिए मैनुअल और विजुअल तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्लेन क्रैश को लेकर एविएशन एक्सपर्ट लैंडिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर एयरपोर्ट पर यह सिस्टम होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। दरअसल यह वो सिस्टम होता है जो कम विजिबिलिटी के दौरान पायलट की मदद करता है और सेफ लैंडिंग करवाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर यह सिस्टम वहां लगा होता तो शायद इस क्रैश को बचाया जा सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विजिबिलिटी ना ज्यादा अच्छी थी ना खराब। यह इतनी खराब नहीं थी कि प्लेन को कहीं और ले जाया जाए और इतनी भी अच्छी नहीं थी कि जिसे प्योर विजुअल फ्लाइट कंडीशन कहा जाता है, और शायद इसी वजह से गफलत हो गई। प्लेन क्रैश की तस्वीरों और हादसे के एक एक डिटेल से यह क्लियर हो रहा है कि भाई यह हादसा ही दिख रहा है शुरुआती तौर पर। फिर भी इंडी गठबंधन को इसमें साजिश का एंगल ढूंढना है, और वो भी उस वक्त में जब महाराष्ट्र में पवार परिवार और पूरे समर्थक शोक में डूबे। प्लेन क्रैश में निधन के बाद अजीत पवार के शरीर को बारामती के अस्पताल से विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज के ग्राउंड में ले जाया गया। विद्या प्रतिष्ठान के बाहर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर गई वहां लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। इसी तरह जब सुबह प्लेन क्रैश के बाद अजीत पवार को एम्बुलेंस से बारामती के अस्पताल लाया गया, उस वक्त भी उनके समर्थक अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर दादा दादा कहते हुए चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलने पर अजीत पवार के बेटे, भतीजे और परिवार के दूसरे लोग भी अस्पताल पहुंचे। अजीत पवार के निधन से सबका रो रो के बुरा हाल था। ये देखिए सुप्रिया सुले, बुरा हाल है सबका रो। और ऐसे में इंडी वाले जो है वो साजिश का एंगल निकाल रहे हैं। गजब लोग हैं। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दूसरे मंत्रियों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और परिवार के दूसरे लोगों से मुलाकात कर हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी भी कल बारामती जाने वाले हैं। उन्होंने अजीत पवार के निधन पर क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इंडी वालों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कैसे इस मामले में कोई साजिश का एंगल मिल जाए। आप देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद इंडी गठबंधन तो साजिश का एंगल ढूंढने लगा। शरद पवार ने कहा
कि भाई इस पूरे हादसे में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रही है पॉलिटिक्स। अजीत पवार के प्लेन में तो क्रैश होते ही आग लग गई, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी होती है। अमेरिका के ह्यूस्टन में उस वक्त जाको राके साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत सही साबित हो गई, जब नासा के एक रिसर्च प्लेन के लैंडिंग गियर ठीक वक्त से खुल नहीं पाए, अटक गए। प्लेन के पहिए बाहर ही नहीं निकल पाए, जिसके बाद इमरजेंसी में प्लेन की बेली लैंडिंग करानी पड़ी। बिना पहियों के प्लेन के निचले हिस्से के सारे प्लेन को लैंड करवाया गया। आप देखिए कैसे प्लेन जो है वो बिना पहिए के लैंड हुआ, भर भर के आग निकल रही है, धुआं फेंक रहा है। काफी दूर तक प्लेन ऐसे ही फिसलता रहा, चिंगारियां निकलती रहीं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी क्रू मेंबर को चोट तक नहीं आई। तो यही है बॉस, यहां पूरा प्लेन रगड़ा गया लेकिन सब बच गए, और वहां एक हादसा हुआ, कोई नहीं बचा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा पीएम मोदी की मेगा डील के 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ कि ट्रंप की शीशा लेदर हो रही है। यूरोपीय यूनियन के बाद अब कनाडा, मोदी रुकने को तैयार नहीं, ट्रंप के टैरिफ का भूत बना दिया क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी की मदर ऑफ ऑल डील ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इधर नरेंद्र मोदी ने डील साइन की, उधर 24 घंटे के अंदर ट्रंप के को लेकर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि ट्रंप की टीम भी सदमे में है और ट्रंप को लेकर माहौल बिगड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने यह डील ही साइन नहीं की है सिर्फ, बल्कि इसके साथ ग्लोबल ऑर्डर को बदल कर रख देने वाला सीन भी ट्रंप को दिखा दिया। ट्रंप तो टैरिफ लगा लगा कर दुनिया के चौधरी बने घूम रहे थे, लेकिन इंडिया और ईयू की डील ने सारी चौधराहट निकाल कर रख दी। और ऐसे ऐसे आफ्टर शॉक लग रहे हैं जिनके बारे में आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने एक झटके में अमेरिका का पूरा गेम पलट कर रख दिया। आज की डेट में स्थिति यह हो गई है कि डील के बाद ट्रंप अकेले पड़े हुए दिख रहे हैं, उन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, जबकि भारत दुनिया में सबकी पसंद बन चुका है, सब भारत का जलवा मान रहे हैं। अब तो पीएम मोदी ईयू के बाद ब्राजील और कनाडा के साथ भी डील करने वाले हैं। यानी एक तरफ तो भारत के लिए साथ डील करने के लिए लाइन लगी हुई, और वहां अमेरिका के साथ जाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए वो हालत हो रखी है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और पीछे बाकी मेरे साथ आओ, और पीछे कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी रुकने को तैयार नहीं, और कैसे ट्रंप के टैरिफ का भूत बनाकर छोड़ दिया है, ये सब आज आपको डिटेल से बताऊंगा। 24 घंटे में ऐसा क्या क्या हुआ है कि ट्रंप की शीशा लेदर हो रही है, ये बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नरेंद्र मोदी की डील से कैसे अमेरिका तक में भूचाल आ रखा है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया जिसे ट्रंप ने सोचा नहीं था शायद। भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद अमेरिका खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने बैठा हुआ है। टैरिफ की डफली पीट रहे ट्रंप ने सपने में शायद नहीं सोचा था कि पीएम मोदी का यह प्लान यहां तक पहुंच जाएगा। अमेरिका में ही अब भारत और ईयू के बीच हुई डील की जबरदस्त चर्चा हो रही। अमेरिका के ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन भारत का रुख कर रहा है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि इस डील में भारत टॉप पर रहा है। इस डील से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। भारत को इस डील से यूरोप में ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा। ऐसा लगता है भारत को प्रवासियों से जुड़े ज्यादा इमिग्रेशन अधिकार मिल जाएंगे। भाई डील भारत ने की है, चर्चा अमेरिका में हो रही है कि गजब ही कर दिया है इंडिया ने। अमेरिका में यह बात हो रही है कि ईयू के साथ ट्रेड डील करके नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली है, लेकिन अमेरिका यह नहीं बता रहा कि नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी। अमेरिका अब यह नैरेटिव बनाने में जुटा है कि ट्रंप की वजह से भारत और ईयू की ट्रेड डील हो गई। हमने कहा था कि तुम जो है यूरोपीय यूनियन के दोस्तों को लतिया दो। आज भारत ने इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। एक अमेरिकी रिपोर्टर के सवाल पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि भारत और ईयू की डील में ट्रंप की कोई बात ही नहीं हुई। सुनिए एक बार भारत ने कैसे खरा खरा सुना दिया है। I was wondering, however, India and the European Union share the fact that both countries were really hit by tariffs, both the European Union and now India, to 50% from the Trump administration. So I wonder how much of a unifier beyond a win-win was the U.S. president?
I don't think we even discussed this at any point of time. अमेरिका अब एक तरह से खिसिया रहा है क्योंकि ट्रंप की तो चीचा लेदर हो गई। ट्रंप भारत के साथ जो डील करने वाले थे वो हो नहीं पाई और अब जब भारत और ईयू की डील हो गई है तो उससे अमेरिका को नुकसान भी होगा। आने वाले सालों में अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों में इसका असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स अभी से कह रहे हैं कि इस डील के लागू होने के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में कंपटीशन बढ़ सकता है, यानी जिन अमेरिकी कंपनियों का अभी भारत में वर्चस्व है उसे चुनौती मिल सकती है। दरअसल भारत और ईयू डील के तहत यूरोपीय कंपनियों को भारत में कम टैरिफ या जीरो ड्यूटी का लाभ मिलेगा और इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ेगा क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूरोपीय देशों के मुकाबले महंगे हो जाएंगे, तो भैया उधर फायदा जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील के बाद अमेरिका पर डील करने का दबाव और बढ़ गया है। अब देखिए कि अगर ईयू की कारों पर टैरिफ घटकर 10% रह जाता है और अमेरिकी कारों पर हाई टैरिफ बना रहता है तो भारतीय बाजार में यूरोप की गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी क्योंकि अमेरिकी गाड़ियों के मुकाबले यूरोप की गाड़ियों की कीमतें कम हो। ऐसे में इंडिया ईयू एफटीए के बाद अब अमेरिका पर भारत के साथ अलग से व्यापार समझौता करने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका पहले से ही भारत से डिजिटल टैक्स, मेडिकल डिवाइस, प्राइस कैप और कृषि आयात जैसे मुद्दों पर रियायतें चाहता रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ भारत का अभी भी सबसे ज्यादा व्यापार है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। अब तक दोनों देशों के बीच करीब 7 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अब जब ईयू को भारत में खास व्यापारिक सुविधाएं मिलेंगी तो अमेरिका यह सवाल उठा सकता है कि अगर ईयू को छूट मिल सकती है तो अमेरिका को क्यों नहीं। इससे भारत अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत में तेजी आ सकती है। लेकिन वो अमेरिका वाले भाई साहब बैठ के कह रहे थे कि हम चाहते थे कि मोदी जो है वो थोड़ा मक्खन लगाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फोन करें। मोदी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो गाड़ी निकल गई। अब किसकी गाड़ी निकली है बताए अमेरिका। ईयू के साथ भारत की डील के बाद ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है वो आप कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर के बयान से देख लीजिए। कनाडा के मंत्री भारत की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने दिखा दिया कि ट्रंप की दादागिरी अब नहीं चलती। यानी दुनिया का लगभग हर बड़ा देश कह रहा है कि भारत ने दुनिया को बताया है कि सही तरीके से, सही रास्ते पे चलते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए कैसे दुनिया आगे बढ़ सकती। अमेरिका की तरह नहीं कि सब मेरा है, मैं जो कहूंगा वही होगा। ट्रंप जिस देश को भी धमका रहे हैं, टैरिफ और ताकत दिखाकर डरा रहे हैं, वो सब भारत के पाले में आते जा रहे हैं। ईयू के साथ हुई डील तो अभी शुरुआत है, अभी कई डील पाइपलाइन में है। आप देखिए कि ईयू के बाद कनाडा भी भारत के करीब आ रहा है। कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर टिम हॉगसन ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक में शामिल होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो के साथ लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत ही कनाडा के लिए आखिरी ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि अगर हमें एनर्जी सुपर पावर बनना है तो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी मार्केट में से एक भारत के साथ एनर्जी और न्यूक्लियर रिसोर्स का ट्रेड करना होगा। इंडिया एनर्जी वीक में कनाडा की पहली फेडरल मिनिस्ट्रियल मौजूदगी और 8 साल में पहली बार कनाडा भारत एनर्जी डायलॉग हुआ। हम भारत में ऐसे रिश्ते बना रहे हैं जो एक मजबूत, ज्यादा संप्रभु कनाडा के लिए एक नया रास्ता बनाने में मदद करेंगे। सोचिए, ये वही कनाडा है जो वो जस्टिन ट्रूडो के समय में भारत को आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा था, खालिस्तानियों को पंप कर रहा था। आज की डेट में वो खालिस्तानी भी सन्नाटे में है और कनाडा भारत से सटना चाहता है। पीएम मोदी इस वक्त कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कनाडा से सिर्फ बात ही नहीं हो रही, जल्दी ही डील भी हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। इस दौरान यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डील हो सकती है। इसके साथ ही भारत और कनाडा शिक्षा और संस्कृति पर अहम डील साइन करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कनाडा जाने की भी चर्चा है। कनाडा में जब से मार्क कार्नी ने कमान संभाली है, भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंधों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और दूसरे मसलों पर चर्चा हो रही, संबंधों को व्यापक बनाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कनाडा से संबंध खास मायने रखते हैं। ऐसे में ये दोनों ही यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण जा रही हैं। एक तो कार्नी का यहां आना और दूसरा अजीत डोभाल का वहां जाना। आप ये भी ध्यान रखिए कि कनाडा वो देश है जिसे ट्रंप ने एक तरह से अपना दुश्मन बना लिया। कनाडा वो देश है जिसने ट्रंप के दिल्ली के बयानों का हिसाब एक बार में चुकता कर दिया। अब कनाडा ने भी ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत की ताकत का सहारा लिया। भारत से बढ़ती नजदीकियों के बाद ट्रंप को कनाडा में ट्रोल भी किया जा रहा है। कई तरह के मीम चल रहे हैं वहां। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ और धमकियां बैकफायर कर गई, जिसकी वजह से कनाडा और भारत में डील हो रही।
आप यह भी देखिए कि चाहे कनाडा हो या कोई और देश हो, ट्रेड डील पीएम मोदी अपनी शर्तों पर ही कर रहे हैं, क्योंकि ईयू के साथ अभी तक की जो सबसे बड़ी डील हुई उसमें भी पीएम मोदी ने पूरी की पूरी डील अपनी कंडीशन पर करवाई। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि हम अपने डेयरी बाजार कभी नहीं खोले। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए मक्का, डेयरी प्रोडक्ट और दालों जैसे संवेदनशील उत्पादों का शुल्क जो है उसमें रियायत की सूची में उसे शामिल ही नहीं किया। वहीं अमेरिका के लिए भी डेयरी और एग्रीकल्चर खोलने के लिए भारत बैकफुट पर नहीं गया। ट्रंप की मांग थी कि मोदी फोन करें और डील हो जाए, लेकिन मोदी ने फोन नहीं किया। ईयू डील में कार इंडस्ट्री को लेकर भी ईयू के सामने नरेंद्र मोदी ने अपने टर्म्स पर डील की। यानी भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी यही कह रही हैं कि भारत ईयू की ट्रेड डील गेम चेंजर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कह दिया है कि भारत ईयू ट्रेड डील से भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत बढ़ने जा रही है। इससे भारत को नया मार्केट एक्सेस मिलेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। भारत ईयू ट्रेड डील को मूडीज ने बेहद पॉजिटिव माना है, यानी हर तरफ से इस ट्रेड डील की चर्चा हो रही है। यूरोप और कनाडा के बाद ब्राजील ने भी भारत के साथ व्यापार संबंधों को नई दिशा देने का फैसला किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के बीच फोन पर लंबी बात हुई। अब ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आने वाले। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अपने भारत दौरे की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि वो फरवरी में नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। भारत के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर भी जाने वाले। दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच पीएम मोदी ने कैसे गजब गेम सेट किया है वो आप समझिए। पहले ट्रंप कनाडा से भिड़े, उसके बाद ईयू से भिड़ गए। अब जब भारत ईयू के बाद कनाडा से डील करने वाला है तो अमेरिका को डबल झटका दिया गया है। और तो और हालत यह है कि अमेरिका को भी मालूम है कि वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत ने जैसे ही दूसरे देशों से व्यापार के लिए रास्ते खोले, वैसे ही अमेरिका भारत को पैक्स सिलिका में एंट्री देने के लिए आमंत्रित करने लगा। पैक्स सिलिका अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत एआई और सिलिकॉन चिप्स के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन विकसित करना मकसद है। खबर है कि अगले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पैक्स सिलिका में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों पर एक अहम बैठक भी होगी जिसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का तोड़ अभी इनके पास भी नहीं। अमेरिका को इस तरह से जवाब दिया कि वो खुद भारत के आगे पीछे घूम रहा है। नरेंद्र मोदी की इस डिप्लोमेसी का एक और उदाहरण देखिए। अमेरिका के दोस्त हो या फिर अमेरिका के दुश्मन, दोनों को कैसे साध रखा है। मुस्लिम देश लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं, इजराइल भी ईरान को धमका रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने दोनों देशों को साध रखा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी फरवरी में इजराइल जाएंगे। इधर भारत ने यूएन में ईरान को भी खुला समर्थन दे रखा है। ईरान अमेरिका का दुश्मन है और इजराइल अमेरिका का दोस्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात होती है अपने देश का हित। तो भारत ईरान के साथ खड़ा हो गया। इसी तरह से आप देखिए कि सऊदी और यूएई आपस में लड़ रहे हैं और भारत ने यूएई से डील कर ली। दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब से अपनी पुरानी दोस्ती को भी जारी रखा है। यानी तुम लड़ रहे हो तो लड़ो, मेरे दोस्त तुम भी वाला हिसाब चल रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होती दिख रही है क्योंकि दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत दुनिया का पावर हाउस बन रहा है। यूएई के उद्योग मंत्री ने कहा है कि ग्लोबल एनर्जी का रिमोट अब भारत के हाथ में। यानी भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बने हुए या भारत की रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी को और ज्यादा गति पकड़ने से शायद ही कोई रोक पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो क्या इस तेजी से बढ़ते भारत में यूजीसी के काले नियम की जगह होनी चाहिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, यूजीसी नियमों पर बवाल की बात पीएम मोदी तक पहुंची तो क्या हुआ। राहुल, ममता, अखिलेश कहां गायब है। बागेश्वर बाबा ने यूजीसी के सवर्ण विरोधी नियमों की पर्ची खोल दी। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा क्या। बीजेपी के अंदर बगावत, 1 फरवरी को भारत बंद, यूजीसी विरोध की आग बंगाल यूपी में ममता अखिलेश को फायदा दे देगी क्या। देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खत्म नहीं हो रहा है बॉस, और तेज हो रहा है। लेकिन बवाल छोड़िए, सवाल यह है कि नेता खुलकर क्यों नहीं बोल रहे। सरकार कौन बात का इंतजार कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। भर दुनिया को दिख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क पे हंगामा चल रहा है, सरकार कहां है। बागेश्वर बाबा से लेकर कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर गीतकार जो हैं, सब यूजीसी के नए नियमों पर बेबाकी से बोल रहे हैं। बीजेपी के अंदर कुछ लोगों ने अब विरोध की आवाज तेज करनी शुरू की, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता कहां गायब है। इन सब के बीच देश के युवाओं की बात करने का दावा करने वाले नेता चुप है। और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं, आप देखिए यूजीसी के नए नियमों पर राहुल गांधी चुप्पी साधे बैठे हैं।
प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोल रही, ममता बनर्जी ने भी चुप्पी साध रखी है। और सवाल है कि क्या ये वोट बैंक के लिए खामोश हैं? क्योंकि भाई ये लोग तो फिलिस्तीन तक पे बोल देते हैं, वहां के लोगों पे अत्याचार दिखता है, अपने देश के जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ क्या हो रहा है इन लोगों को नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अब सरकार धीरे धीरे एक्शन में आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सरकार मंथन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी कर दी है, आज उस टिप्पणी के बारे में आपको बताऊंगा। यूजीसी के नए नियमों का विरोध बढ़ता जा रहा है। बात में जेनजी की बात करने वाले राहुल गांधी गायब हैं, सरकार से सवाल किया जा रहा है और केंद्र सरकार नए नियमों पर हो रहे विरोध के बाद अब यही खबर आई है कि मंथन कर रही है। क्या मंथन कर रहे हैं इतने दिन से भाई? छात्रों को पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो उनकी बात सुनेंगे और नए नियमों में संशोधन करेंगे जिससे किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। यूजीसी के खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर कौन सी बड़ी बात कह दी है, बागेश्वर बाबा से लेकर बॉलीवुड राइटर तक यूजीसी को लेकर अब क्या कहने लगे हैं, क्या नरेंद्र मोदी ये नियम वापस लेंगे, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया है। यूजीसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन नेता चुप। जबकि आप देखिए कि साधु संतों के साथ हर फील्ड के बड़े चेहरे इसके विरोध में आ रहे हैं। कुमार विश्वास ने कविता के जरिए विरोध किया, साधु संत खुलकर बोल रहे हैं और अब कथावाचक बागेश्वर बाबा ने भी यूजीसी के नए नियमों पर बड़ी बात कही। बागेश्वर बाबा ने कहा कि यूजीसी का मुद्दा बहुत चर्चा में, देश में असमानता नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर बाबा ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारतीयों को बांटा न जाए बल्कि जोड़ा जाए। बॉलीवुड लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। मनोज मुंतशिर ने कहा कि 21वीं सदी जातियों की विदाई का समय है भाई। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि नए नियमों को वापस ले लीजिए। हर तरफ से यूजी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, नए नियमों को वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ साथ ममता बनर्जी सब खामोश हैं। क्या इन नेताओं को सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे सामान्य वर्ग के लोग नहीं दिखते? दूसरी तरफ सरकार इस मामले में अभी तक कोई मॉन्यूमेंटल आप कहिए या बड़ा एक्शन लेती हुई नहीं दिखी। यूजीसी के नए नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव की संभावना है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि कमियां दूर कर ली जाएं। हम इस मामले को लिस्ट करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की जल्दी सुनवाई की मांग पर भी विचार करने की बात कही। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दे दिया कि जो हो रहा है ना वो दिख रहा है उसको, और इसको सुधार लिया जाए तो बेहतर है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की, जो जल्दी ही घोषित की जा सकती है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं और एप्लीकेशन दाखिल हो चुकी है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसे देखते हुए अब सरकार भी थोड़ा थोड़ा जाग रही है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों पर सरकार जल्द स्थिति स्पष्ट कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय में लगातार मंथन चल रहा है और सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। यूजीसी नियमों को लेकर जो भ्रम और विरोध सामने आया है उसे दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा हुई है। यूजीसी के नियमों का मकसद किसी भी वर्ग को निशाना बनाना नहीं है। नियमों के तहत गठित जांच समितियां निष्पक्ष होंगी और उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ये मीटिंग में आपस में ये लोग चर्चा की है, जिससे किसी भी प्रकार के भेदभाव या एकतरफा कार्रवाई की आशंका न रहे। जांच प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर जल्दी एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी में यह स्पष्ट किया जाएगा कि शिकायतों की जांच किस तरह हो, अधिकारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी और दुरुपयोग की संभावना को कैसे रोका जाएगा। सरकार छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और संस्थानों से संवाद भी कर सकती है, जिससे अभी आशंकाओं का समाधान किया जा सके और नियमों को लेकर जारी भ्रम खत्म हो सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ भ्रम का मामला है तो भ्रम दूर करने में इतना समय क्यों लग रहा है? और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो सुधार करके क्यों नहीं लाए इसको? आपको मतलब जो चीज पढ़ के नॉर्मली लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये मामला तो गड़बड़ा जाएगा, आप इतना बड़ा नियम ले आए, आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या कांड होने वाला है। और जबकि आप खुद कहते हैं कि एक है तो सेफ है, आपको नहीं दिखा कि इस बिल में हम एक नहीं रहने दे रहे हैं, हम अलग अलग करके देख रहे हैं।
और अब बैठ के इसको कर रहे हैं तो टाइम पे टाइम निकले जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन अभी भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक इससे बच रहे थे। अब जाकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का यूजीसी के नए नियमों पर दो तरह का रुख दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई दोषी ना बचे और किसी निर्दोष को सजा ना मिले, जबकि राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि यूजीसी ने कुछ गलत ही नहीं किया, जो नियम एकदम सही है। सुनिए जरा दोनों। सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। यानी ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि इनको कहना क्या है, करना क्या है। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन्हें तो अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स की चिंता है, जबकि नए नियमों को लेकर यही कहा जा रहा है कि आखिर नए नियमों में ओबीसी वर्ग को क्यों शामिल किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट कैंपस की तस्वीर देखिए, जहां छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि नए नियमों से कैंपस का माहौल खराब हो, किसी से दोस्ती करने, बात करने से पहले उसकी जाति देखनी होगी कि कहीं बुरा मान गया तो क्या ही कांड होगा। इन छात्रों का कहना है कि नए नियमों में ओबीसी को क्यों लाया गया है। सुनिए एक बार छात्रों। यहाँ पे लोग वाद विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं और जिंदगी भर के रिश्ते बनाते हैं। तो मुझे ये ध्यान रखकर दोस्ती करनी पड़ती है कि ये किस कैटेगरी का बच्चा है, उसे क्या बात करनी है। वी पीपल आर रियली स्केयर्ड क्योंकि आपने हमें एलिनेट कर दिया है, अलग कर दिया है। मेरा उद्देश्य उसको, उसकी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, पर वो अचानक से ये डिसाइड कर ले कि आज मुझे इसको लेट्स से आज मुझे इसको मजा चखाना है या कुछ भी करना है। 28 राज्यों में 16 राज्यों में SC, ST और ओबीसी की मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप बात करते हैं कि समाज में भेदभाव हो रहा है। SC एक्ट में आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो अपराधी होते हैं या जिनके ऊपर आरोप लगते हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। या तो वापस करें या इसमें संशोधन करें। जिस तरह से सामान्य वर्ग का प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है कि उसके नेता बोले, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो कल तक नहीं बोल रहे थे अब बोलने लगे हैं धीरे धीरे। बाहुबली नेता माने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने नए नियमों का विरोध कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो समाज को बांटता हो। बीजेपी के अंदर भी नए नियमों का विरोध हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं, कोई खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहा है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी, मांग की कि नए नियमों को वापस लिया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि जब तक नए नियम वापस नहीं होंगे वो बीजेपी के लिए काम ही नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी अब खुलकर बोल रहे हैं। वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि नए नियम असंवैधानिक हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता नए नियमों के मिसयूज को लेकर है, जैसे SC, ST एक्ट का मिसयूज होता रहा है। यूपी के ललितपुर के विष्णु तिवारी पर उनके पड़ोसियों ने साल 2000 में SC, ST एक्ट का केस ठोक दिया। विष्णु तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हुई, विष्णु जेल में पड़े रहे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर गौर किया तो पूरी घटना की नई तस्वीर सामने आई। विष्णु को जिस जुर्म में सजा दी गई थी उस जुर्म का न कोई सबूत था, न कोई गवाही, न दलील। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदला और विष्णु तिवारी को 2021 में रिहा किया गया। यानी 20 साल तक विष्णु तिवारी जेल में सड़ते रहे, वो भी एक ऐसे केस में जिसका कोई आधार ही नहीं था। 20 सालों में विष्णु तिवारी ने अपने माता पिता, 2 भाई खो दिए। विष्णु को माता पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए पैरोल तक नहीं मिली। इस केस की पैरवी में विष्णु तिवारी की जमीन जायदाद सब बिक गई। SC, ST एक्ट के सारे केस गलत नहीं होते, कई मामले जेन्युइन होते हैं, लेकिन गलत केसेस की संख्या भी अच्छी खासी है। आप देखिए कि 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था और इसमें साल 2015-16 में फाइल हुए सभी SC, ST एक्ट केसेस को स्टडी किया गया। यह स्टडी राज्य के तीनों हाईकोर्ट और 90% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस पर की गई थी। इस स्टडी में पाया गया कि 75% मामलों में रिहाई हो गई, यानी केस फर्जी थे और दुरुपयोग किया गया। SC, ST एक्ट हो या फिर आरक्षण, इनका लक्ष्य समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाना था। लेकिन SC, ST एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग भी हुआ है वो भी सब जानते हैं। इसी तरह आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी गजब गजब के गोरख धंधे किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करने के मामले में सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। दरअसल हरियाणा के नितिन पुनिया और एकता पुनिया ने मेरठ के सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक कोटे से एडमिशन लिया। ये दोनों ही सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन एडमिशन से पहले दोनों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। एडमिशन के बाद दोनों का मामला नीट PG में अटक गया क्योंकि यूपी सरकार ने दोनों को अल्पसंख्यक मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जहां उनकी याचिका को कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहते हैं क्या? ये एक तरह से धोखा है। आप देश की सबसे अमीर वर्ग में से एक है, परीक्षा से पहले बौद्ध धर्म अपना लिया, ऐसे तो हर कोई इसी तरह से धर्म परिवर्तन करने लगेगा। हमें और सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। यानी अनगिनत उदाहरण है जहां कानून का दुरुपयोग होता दिखा है, और ऐसे में अगर सामान्य वर्ग कह रहा है कि बॉस इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है तो सरकार को सुनना चाहिए। और यह सुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई लोगों को आप चर्चा कीजिए, लोग कहने लगे कि आप पिछले कुछ दिनों में देखिए बीजेपी ने कितने कांड कर दिए। पहले अरावली वाला मामला हुआ, उसके बाद आप देखिए नीट वाले में जो -40 वाला हुआ, उसी तरह से आप ये यूजीसी वाला मामला देख लीजिए। ऐसे कई मामले हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस की राह पे चल रही है? क्या पब्लिक सेंटिमेंट दिखना बंद हो गया है? हिंदू एकता की बात करते करते हिंदू को बांटने का आरोप लग रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्या? सोचिए बॉस, समय निकला जा रहा है।